हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ा ही शानदार मॉडल पेपर एलडीसी एग्जाम 2024 के लिए, जो कि अगस्त में होने वाली है। इस मॉडल पेपर में मैंने वो क्वेश्चंस तैयार किए जिनके आने की संभावना 100% है। तो इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू कर देते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट डिटर्मिनर, यानी आपको सही डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। अमन, यू कैन टेक एज स्पेस मनी फ्रॉम माई पर्स एज यू वांट। यानी कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है मेरी डिटर्मिनर की, तो उसमें मैंने बताया था एज के बाद में हमेशा मच या मेनी का प्रयोग होता है। अब दोनों तो भरेंगे नहीं, तो फिर आपको यूसीएन देखने, स्पेस के बाद में कौन सी नाउन आ रखी है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आपको मच का प्रयोग करना है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रखा है यूज करेक्ट डिटर्मिनर, यानी इसमें भी आपको सही डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। द सुमित सर्स लेक्चर वाज स्टॉप्ड बिकॉज स्पेस स्टूडेंट्स लाइक। तो पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुमित सर के लेक्चर को रोका गया, बिकॉज स्पेस है, बाद में छात्रों ने पसंद किया। इसका मतलब है न के बराबर छात्रों ने पसंद किया है, इस कारण से सर का जो लेक्चर है वो बीच में रोका गया है। अब बात करते हैं, ऐसे निगेटिविटी बताने के लिए आपके पास फ्यू और लिटिल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन अगर नाउन पीसीएन आ रखी है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रखी है, तो उसके पहले आपको फ्यू का प्रयोग करना है निगेटिविटी बताने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, यानी आपको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब प्रीपोजिशन की क्लास नहीं हुई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देयर इज ए टेम्पल स्पेस माई स्कूल एंड माई होम। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर स्पेस के बाद में दो नाउन आ रखी है, जैसे यहाँ पे स्कूल और माई होम दोनों आ रखी है, और दोनों एंड से जुड़ी हो, तो ये रही अपने पास एंड। अगर एंड से जुड़ी हो तो फिर उनसे पहले हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है, आपके पास जब दो नाउन के बीच कोई डिवाइडेशन हो या अपने सीमा का निर्धारण हो, तो फिर वहाँ पे आपको बिटवीन का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग सही होगा। बात करते हैं इसकी। माई फ्रेंड्स वेंट स्पेस आगरा स्पेस देयर कार। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप किसी गंतव्य स्थान पे जा रहे हो तो उसके पहले टू का प्रयोग होता है। तो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है। यहाँ पे इसमें भी टू नहीं है, इसमें भी टू नहीं है, तो ये दोनों छोड़ देते हैं। बात करते हैं, इसमें इन आएगा, एक बाई आएगा, क्योंकि वाहनों के पहले एक बाई और इन दोनों का प्रयोग होता है। मैं बता देता हूँ, जब वाहन जिसके अंदर बैठ के सफर किया जाता है, उसके पहले कोई आर्टिकल या अपने पास पजेसिव फर्स्ट हो, तो इसके पहले पजेसिव फर्स्ट है देयर, तब अपन उसके पहले इनका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे देयर नहीं होता तो फिर आपका ये ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, टेक द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी आपको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। द पेरेंट्स सजेस्टेड देयर सन डोंट स्विम द पूल। माँ बाप ने बेटे को सुझाव दिया डोंट स्विम स्पेस द पूल, यानी पूल के पहले आपके पास क्या रखा है, स्पेस आ रखा है। बात करते हैं इसकी फिल द। अब बात करते हैं कि अलोंग का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो अलोंग का प्रयोग के किनारे किनारे होता है, जैसे सड़क के किनारे किनारे चलना, तो वहां पे जैसे नदी के किनारे किनारे पेड़ों का उगना, ये होता है अलोंग। अक्रॉस का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो माँ बाप ने यही कहा है कि पुल के इस किनारे से उस किनारे तक तुमको नहीं तैरना है, इसलिए आपका इसमें अक्रॉस ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अबाउट का प्रयोग के आसपास, के बारे में, के लगभग होता है, तब होता है। अमंग का प्रयोग कब होता है ये बता देता हूँ आप लोगों को। अमंग का प्रयोग आपके पास कब होता है ये बताएं, तो जब किसी चीज का बंटवारा दो नाउन से अधिक के बीच में हो, तब अपन अमंग का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है फिल करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब मैं बता देता हूँ, द पुलिस इंक्वायर्ड, तो मैं इंक्वायर वर्ब के बारे में एक बात बता देता हूँ। इसके बाद में इनटू और विथ दोनों का प्रयोग होता है। तो एक बात बताते हैं, अगर किसी घटना के बारे में छानबीन हो रही हो, तब इंक्वायर के बाद में इनटू का प्रयोग होता है, और अगर छानबीन व्यक्ति से हो रही है तब अपन उसमें विथ का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये बिल्कुल
ऐसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आएगा भाई, बिल्कुल ही बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा। सामान्यतः श्याम सुबह जल्दी उठता है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य कब बनता है? अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यूजुअली श्याम वेक अप। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कर्ता एक वचन हो तो वर्ब में एस भी जुड़ता है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है यूजुअली श्याम वोक अप। अब इसमें वोक आ रखा है, वोक मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। बात करते हैं इसकी, श्याम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग यूजुअली। अब यहाँ पे सामान्यतः पहले आ रखा है और यहाँ पे यूजुअली मैंने लास्ट में दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, नहीं ये सही है। श्याम वेक्स अप अर्ली, अब इसमें श्याम एक वचन था और वर्ब में एस भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है। और इसमें वो कप वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, यानी आपको पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, द मैनेजर केप्ट द एम्प्लॉयज वर्किंग टिल लेट नाइट। अब अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो सबसे पहले आपको टेंस आना जरूरी है। तो टेंस देखोगे तो कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट आ रखी है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं अपने इस नियम पे लागू होता है क्या कुछ। द एम्प्लॉयज वर्क कीप, अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी दे दिया, सही है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट भी दे रखा है यहाँ पे, सही है। वाज या वर में से वर आ गया, ये भी सही है। बात करते हैं कीप, यहाँ पे थोड़ी समस्या है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की बजाय इन्होंने फर्स्ट फॉर्म दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपके पास द एम्प्लॉयज वर केप्ट, बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट भी है, वर भी है, केप्ट भी है, वर्कड, यहाँ पे वर्कड कर दिया इसने, इसका मतलब यहाँ पे वर्किंग था, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज वर केप्ट वर्किंग टिल लेट नाइट बाय द मैनेजर, ये वाक्य आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसमें देख लो आप ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, इसके बाद में इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है वर्किंग टिल लेट नाइट, तो ये भी दे रखा है, बाय द मैनेजर हो रखा है। अब नीचे वाला सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया लास्ट में, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको चेंज करना है, और मैंने पेपर बिल्कुल वैसे बनाया जैसे RSMSSB ने लिया था। तो अपने सेंटेंस पढ़ते हैं, अमन के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसका मतलब है पहले, तो दो वाक्य है इसमें, एक दो काम हो रहे हैं, पहले और बाद। पहले तो ये पढ़ते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आता है वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का बनता है, और बिफोर से वाक्य जोड़ेंगे क्योंकि पहले आ रखा है, यानी एक काम घटने से पहले दूसरा हो गया था, तो पहले बिफोर से अपन इसको वाक्य को जोड़ेंगे, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। और पास्ट परफेक्ट का बनता है जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ऑप्शन ए में, तो ये गलत हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट बी, द बेल हैड रंग। अब इसमें हेड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है जो कि गलत है, ये नहीं होगा। इसमें आते हैं सी में, द बेल हैड रंग वेन। अब इसमें इसने क्या है, वेन से जोड़ दिया, जबकि आपको किससे जोड़ना है, बिफोर से वाक्य जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, इसलिए जोड़ना है क्योंकि पहले हुआ काम, तो पहले हुआ तो इसका मतलब इसको बिफोर से आपको जोड़ना है, क्योंकि इसमें वेन आ गया है। बात करते हैं इसकी, द बेल हेड रंग बिफोर अमन रीच्ड स्कूल, बिल्कुल सही है, बिफोर से भी वाक्य जोड़ा हुआ है, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आ रखा है, ये भी सही है। इसके बाद में बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, तो ये भी सही हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज इनटू डायरेक्ट। आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट वाक्य बना के दे दिया इसने, और इसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर वाक्य में आरवी को आस्क्ड में चेंज कर रखा है, तो इसका मतलब है आरएस का वाक्य जो था वो इंटेरोगेटिव था। अब बात करते हैं इसकी, रणवीर सेड टू हर व्हाट इज योर नेम, तो आपको टेंस देखना है, इसमें हैड बीन आया है, और हैड बीन अपन कौन कौन सी वर्ब को चेंज करते हैं, वाज या वर्ब को अपन हैड बीन में चेंज करते हैं, क्योंकि टेंस परिवर्तन हुआ है, आरवी इसकी पास्ट में थी, तो इसका टेंस परिवर्तन किया है भाई इसने,
तो वाज या वर को अपन किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। तो इसमें तो इज आ रखा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि इसको तो अपन वाज वर में चेंज करते हैं। बात करते हैं इसकी, रणवीर सैड टू हर व्हाट हैड, हैड को अपन चेंज नहीं करते हैं, जबकि इसमें हैड भी ना रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों में वाज दे रखा है, दोनों को वाज दे रखा है बिल्कुल। तो मैंने बताया कि अगर सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर रखा तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव था, तो ये वाक्य है आपका इंटरोगेटिव। तो व्हाट वाज योर नेम और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपना बात करते हैं आगे की। आगे दे रखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी आपको इनडायरेक्ट में वाक्य बदलना है। अब इनडायरेक्ट की क्लास मैंने नरेशन की क्लास बड़ी अच्छी डाल रखी है, आप वो देख लेना, तो उसमें मैंने हर एक नियम समझाया है। वाक्य पढ़ते हैं। माई पेरेंट्स सेड टू मी, यानी मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, वाई डिडेंट यू क्लीन योर रूम यस्टरडे। अब ये जो जब आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो सभी में आस्क्ड दिया हुआ है, तो इसमें हमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा तो अपन उसे ही अपन कंजक्शन बनाते हैं, तो इसमें कंजक्शन सभी में है। अब बात करते हैं कि इसमें आई दे रखा है, आई क्यों आया है, क्यों कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये रही अपने पास क्या ऑब्जेक्ट मी है, और मी दे रखा है, तो इसका मतलब है आपके पास क्या करना है, इस मी को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरीके से आपका ये जो आई है वो सभी में आई दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव वाक्य को अपन सिंपल बना देते हैं, तो इसके बाद में आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखें तो डिडंट आया है, तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैडंट क्लीन्ड माई रूम। अब इसमें योर है, इसके अनुसार आएगा माई, योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार माई हो गया, बिल्कुल सही है। रूम यस्टरडे, ये ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या है, यहाँ तक सही है। हेडेंट क्लीन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इसलिए ये गलत हो गया। बात करते हैं इसके आगे की, आई हेडेंट क्लीन माई रूम यस्टरडे, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव मार्क लगा रखा है, जबकि आपके पास जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें इंटरोगेटिव मार्क वो हट जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट में ही आपको बदलना है। बाकी दे रखा है ही सेड अलास माई मोबाइल वाज स्टोलन, तो एक बात ध्यान में रखना, अभी थोड़ी देर पहले वाज आया था ना, उसको मैंने हैड बीन में चेंज किया था, तो वो ध्यान में रखना। अगर वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाला हो और उसमें दुखी भाव हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो करते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लेम्ड विथ सोरो तो दे नहीं रखा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ या एक्सक्लेम्ड सैडली ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ये वाक्य सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट दे रखा आपके पास चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी आपको वाक्य नेगेटिव भी बनाना है और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखना, जब वाक्य एज सुन एज से शुरू हो तो उस वाक्य को नो सूनर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नो सूनर दो ऑप्शन में है, सी और डी में। अब देखते हैं, नो सूनर के साथ हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है, यानी कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होता है, तो दोनों में आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। द थीप सी द पुलिस ही डिड नॉट रन अवे, ये वाक्य नेगेटिव बना दिया है। मैंने बताया कि एज सुन एज को केवल नो सूनर में चेंज करना है और आगे वाला वाक्य सेम वैसा का वैसा रखना, कोई चेंज नहीं करना है। इस तरीके से आपका ये वाक्य सही हो जाता है, और नीचे वाला डिड नॉट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला वाक्य है। बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है चूज करेक्ट असर्टिव ऑप्शन, यानी असर्टिव आपको बनाना है, असर्टिव ऑप्शन फॉर गिवन सेंटेंस। एक बात ध्यान में रखना, अगर वाक्य दिया हुआ नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका जो असर्टिव बनेगा वो आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये नियम कहता है कि अगर वाक्य नेगेटिव है तो उसका असर्टिव है, इंटेरोगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें इज द नेक्स्ट मंथ इज जुलाई, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज असर्टिव टू नेगेटिव। अब एक बात ध्यान में रखना, चेंज असर्टिव टू नेगेटिव, यानी आपको असर्टिव यानी सकारात्मक से नकारात्मक में बदलना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, देखो माई फ्रेंड इज टॉलर देन मी,
तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री आ रखी है और उसमें केवल 2 लोगों की तुलना हो रही है तो आपको उसे पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये माय फ्रेंड है, ये सब्जेक्ट है। अब देखो मैं इसको कैसे बदलता हूँ। इसमें देखो आई एम नॉट सो टाल एज माई फ्रेंड इज, ये ऑप्शन इसका सही होगा। कारण से बता देता हूँ क्यों। अब इसका अर्थ बताता हूँ, मेरा माई फ्रेंड इज टालर देन मी, मेरा दोस्त मुझसे लंबा है या है। अब इसकी बात करें कि मेरा दोस्त मुझसे लंबा है हाइट में, तो इसका अर्थ देखो अब सी का, आई एम नॉट सो टॉल एज माई फ्रेंड इज, यानी मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना मेरा दोस्त है। तो दोनों का अर्थ सेम है, वाक्य आपका निगेटिव हो गया है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखना है डिग्रीज के लिए। यानी कि अगर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग, कंपेरेटिव डिग्री मतलब जिस एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगा होता है या मोर से शुरू होती है, तो वो अपने पास कंपेरेटिव डिग्री होती है। अब बात करते हैं आगे। आगे दे रखा है चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव, यानी नीचे वाला एक वाक्य दिया हुआ उसको आपको असर्टिव, सकारात्मक बनाना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो वाक्य देखो, द स्टूडेंट प्रोमिस्ड नेवर टू कम लेट इन स्कूल अगेन। अब देखो, द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू अब्सटेन फ्रॉम कमिंग लेट इन द स्कूल अगेन। चलो एक बार इसको छोड़ते हैं। द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू अब्सटेन फ्रॉम कम लेट। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब आपके पास नेवर आता है, जब वाक्य में नेवर दिया हुआ होता है तो उसको अबस्टेन फ्रॉम में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें अपने पास नेवर टू कम दिया हुआ है, इसमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि इसको अपन नेवर अबस्टेन फ्रॉम करते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं, तो नेवर कमिंग आ जाएगा। अब देखो इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, यानी जिरंड वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। इसमें नोट टू कम लेट इन द, अबस्टेन के बाद में फ्रॉम नहीं आ रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। अबस्टेन फ्रॉम नोट कमिंग लेट, तो इसमें नोट, इसमें अबस्टेन खुद नेगेटिव वर्ड है और दूसरा नेगेटिव वर्ड ये रहा, तो दोनों नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है सही। यानी जिस वाक्य नेवर के बाद में इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अबस्टेन फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करते हैं, यानी अबस्टेन फ्रॉम प्लस जिरंड में चेंज कर देते हैं और वाक्य बनाकर लिख। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव। अब ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना, जो वाक्य इंटेरोगेटिव है यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, यानी उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो उसका असर्टिव नेगेटिव बनता है। और जो वाक्य इंटेरोगेटिव और हु से प्रारंभ हो रखा है तो उसको फिर आपको नो वन या नो बडी में चेंज कर देना है। तो इसमें नो वन यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नो वन वांट्स टू बी डाई, ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है इतना ज्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए वाक्य का सही हिंदी ट्रांसलेशन आपको देखना है। क्या दिया हुआ है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो ये ध्यान से समझने वाली बात है, हमें ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, हमें ट्रैफिक नियमों की पालना अवश्य करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमें ट्रैफिक नियमों की पालना करना आवश्यक है, हमें ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें कौन सा होगा, तो एक बात ध्यान में रखना, जो अपने पास मस्ट होता है वो अवश्य का भाव देता है, यानी वो अपने पे बाध्य होता है, और बाध्य काम के लिए आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ट्रैफिक नियमों की पालना अवश्य करनी चाहिए। जिसमें अवश्य का भाव आ जाए वो वाक्य आपका मस्ट, उसमें मस्ट मॉडल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ये रहा मस्ट, तो ये ध्यान में रह जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल ऑप्शन, यानी इसमें कोई पता है सुटेबल ऑप्शन का प्रयोग करना है इसमें। तो व्हेन आई केम हियर आई फेल्ट लोनली बट नाउ आई एडेप्टेड माई सेल्फ इन द न्यू सराउंडिंग। अब इसमें एडेप्टेड जो है ये रहा, इसका मतलब होता है अपने आप को किसी वातावरण में ढाल लेना, तो अडेप्टेड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। इसका ये जो अर्थ होता है वो होता है अपना वातानुकूल करना, किसी चीज के अनुकूल कर लेना, तो सराउंडिंग यानी वातावरण के अनुकूल उसने कर लिया है, तो अडेप्टेड हो जाएगा। ये स्पेलिंग सही नहीं है। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजन, तो यहाँ पे अपने पास ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यहाँ पे समायोजन एडजस्टेड होता तो अपन इसको भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये ऐसा सही नहीं होता है, इसका मतलब अडेप्टेड ये सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, दे रखा आपके पास
चूज करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प करेंगे तो इसमें क्या देखा है, सी विथ हर पेरेंट्स गोइंग टू आगरा। अब आप लोगों ने मेरी अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था जब दो नाउन विथ से जुड़ी होती है तो उसमें पहले वाले कर्ता के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इसमें अपने पास सी विथ हिज पेरेंट्स गोइंग टू आगरा। अब इसमें वॉज भी दे रखा है एक वचन, और हैज भी दे रखा है एक वचन, और इज भी दे रखा है एक वचन। क्योंकि सी के साथ एक वचन है तो इसमें अपने वाज करेंगे कि इज करेंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर वाक्य में कोई एडवर्ब या पास्ट की पहचान नहीं दे रखी है तो फिर वहां पे आपको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कनेक्टर्स कैन नॉट बी जॉइन टुगेदर, यानी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कनेक्टर कैन नॉट बी। कनेक्टर्स का मतलब होता है कंजक्शंस। कंजक्शन से अपन किसे नहीं जोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो कंजक्शन से नाउन भी जुड़ी जाती है, प्रोनाउन भी जुड़ी जाती है, वर्ब भी जुड़ती है। प्रीपोजिशंस है वो नहीं जुड़ते हैं भाई। प्रीपोजिशंस है वो कंजक्शन की सहायता से नहीं जोड़ते हैं, तो इसमें आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे ही ध्यान में रखना भाई। कंजक्शन से क्या नहीं जोड़ सकते, प्रीपोजिशंस नहीं जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता तो उसको भी जोड़ सकते थे, ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन, यानी एक अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस आप लोगों के पास, उसके लिए सही विकल्प का चयन करना है इसके लिए। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आप लोगों ने मेरी क्लोजेज की क्लास देखी तो उसमें मैंने समझाया था एक नाउन उसके बाद में दूसरी नाउन, ये रही अपने पास यू। अब इस यू के द्वारा यानी दूसरी नाउन प्रोनाउन द्वारा पहली नाउन प्रोनाउन के द्वारा के साथ कुछ किया जाता है तो उसके बाद में आपको whom का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे whom यूज आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका इसमें सही होता है। ये ध्यान में रखना, बिल्कुल आसान है और गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, यानी आपको हिंदी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है 23 से 25 के लिए। अब नोटिफिकेशन, ये कुछ आधिकारिक शब्द आएंगे भैया आप लोगों के एग्जाम में। अब उन शब्दों को तो आपको देखो याद ही करना पड़ेगा, उनके लिए कोई रूल नहीं होता है। तो नोटिफिकेशन आए तो इसका मतलब सूचना होता है क्या? नहीं होता है, इसका मतलब सूचना नहीं होता है। ज्ञापन, नहीं, ज्ञापन भी नहीं होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये भी। अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन का मतलब, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अधिसूचना। तो अब बात करते हैं इसके आगे की, क्योंकि बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा मेमो। तो पहले तो मैं मेमो का अर्थ बता देता हूँ क्या होता है, उसके बाद में ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका भी मैं बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो मेमो का जो मतलब होता है वो होता है ज्ञापन देना, किसी चीज का ज्ञापन होना होता है इसका आंसर। अब बात करते हैं कि इसके की प्रस्तुति को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। तो ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है आप लोगों के। अब बात करते हैं इसके आगे कि आलेख को। नेक्स्ट है सर्क्यूलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको तो कहते हैं अपने पास परिपत्र, ये तो ध्यान में रह जाएगा आप लोगों के। बात करते हैं नियमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो छोटी छोटी बातें ना, मैंने इसीलिए जो शब्द चुने हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नियमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेगुलेशन। नियमन को क्या कहते हैं? रेगुलेशन कहते हैं। पंजिका को इंग्लिश में रजिस्टर कहते हैं, और सूचना को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, चूज करेक्ट इंग्लिश फॉर गिवन वर्ड, यानी आपको इसका इंग्लिश में अर्थ बताना है। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो बातूनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गेबी नहीं कहते हैं। गेबी का मतलब होता है भोला, यानी भोला भाला व्यक्ति नहीं होता, वो होता है गेबी। क्लमची का मतलब होता है अनाड़ी। क्लमची मतलब क्या होता है? ये ध्यान में रखना भाई, आप लोग जो शब्द बता रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लमची का मतलब होता है अनाड़ी। गेरुलस का मतलब होता है बिल्कुल बातूनी होता है। अब ये जो टोकी शब्द है ये गलत वर्ड है भाई, यहाँ पे टोक एक्टिव होता तो अपन बातूनी कर सकते थे, लेकिन टोकी कोई शब्द नहीं होता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है टिक द करेक्ट सिनोनिम, यानी आपको नीचे एक शब्द दिया हुआ उसका सिनोनिम लिखना है, यानी समानार्थक शब्द जिसको अपन पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब मैंने ना सिनोनिम्स की एक क्लास डाल रखी है, बड़ी शानदार, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना आप लोग। इसका मैं बता देता हूँ। अधीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदि होना, से जुड़ जाना, मतलब होता है इसका। अधीर का मतलब किसी से जुड़ जाना, क्या आदि हो जाना। अब इसमें जो कंप्लाई होता है इसका मतलब यही होता है, यानी किसी के साथ जुड़ जाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है
ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। बाकी है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है दोष, दोष निकालना जिसमें होता है, दोषी ठहराना। डिसजॉइन का मतलब होता है अलग हो जाना। मॉडरेट का मतलब होता है सीमित। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ कॉलस, यानी कॉलस शब्द का आपको क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है इस शब्द का। अब इस शब्द का अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसका क्या होता है, कॉलस का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं बता देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है सिनोनिम ऑफ कॉलस, यानी आपको इस शब्द का, कॉलस शब्द का क्या लिखना है। बात करते हैं आगे। आगे दे रखा है द सिनोनिम ऑफ कॉलस, यानी इस शब्द का आपको क्या लिखना है, इस शब्द का आपको सिनोनिम लिखना है, समानार्थक। अब कॉलस शब्द का अर्थ बता देता हूँ क्या होता है। कॉलस शब्द का अर्थ होता है जिसको कुछ एहसास नहीं होता है, वो होता है कॉलस शब्द। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब भी वही होता है जो कॉलस शब्द का होता है। अब इसमें इसका मतलब होता है काइंड, इसका मतलब भी दयालु होता है, इसका मतलब होता है कपटपूर्ण, यानी जो कपटी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कपटपूर्ण, इवेसिव। ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना, इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ सकता है, पता नहीं क्या आ जाए। मैंने यहाँ पे सिनोनिम में लिख रखा है, वहां पे आपके पास हिंदी अर्थ पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है ना फिर आप लोगों को। तो ये शब्द आपको ध्यान से सुनने हैं मेरे। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव, यानी आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना है। अब ये ध्यान में रखना भाई वाक्य, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवी, इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है। अब इंटरोगेटिव ऐसा बनाना है कि इसका भावार्थ नहीं चेंज हो गई, ये ध्यान में रखना है। तो अगर वाक्य में आपके पास क्या रखा है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश आ रखा है, यानी इट इज एक्सट्रीमली फुलिश आ रखा है, तो उसमें आपको क्या करना है, वाई शुड वन वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवी। ये जो इन है, ये ये तो अपने पास क्या है, ये का ये रह जाएगा। बाकी इसको किस में चेंज कर देना, वाई शुड वन वेस्ट, आपका ये ऑप्शन है वो हो जाएगा। इसके लिए जो रूल है उसकी मैं क्लास बहुत जल्दी डालने वाला हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तो केवल मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं कि इस तरीका का पेपर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट का चूज करेक्ट असर्टिव फॉर गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए वाक्य का आपको असर्टिव बनाना है। और मैंने आप लोगों को अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसका सिंपल असर्टिव बनेगा, और वाक्य हु से शुरू हो रखा है तो एवरीबडी या एवरीवन में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो में एवरीबडी और दो में एवरीवन है, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। एवरीबडी गेट सक्सेस, अब एवरीबडी एक वचन होता है तो वर्ब में ऐसे जुड़ता है, तो इसमें ऐसे नहीं जुड़ा हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है वाक्य, तो ये गलत है। एवरीबडी गेट्स सक्सेस दैट वर्क हार्ड, अब इसमें अपने पास क्या है, दैट वर्क्स हार्ड दे रखा है, जबकि इसमें दैट वर्क हार्ड दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब इसमें आते हैं, एवरीवन गेट्स सक्सेस दैट वर्क्स हार्ड, तो फिर ये रहा आपके पास। ऐसा नहीं है कि एवरीवन एवरीबडी में चेंज करें उसको, नहीं, आप उसे एवरीवन में भी चेंज कर सकते हैं। आपको नियम पूरा देखना है, आगे वाला वाक्य कंप्लीट चेक करना है कि सही है कि नहीं है, इस तरीके से आपका ये वाक्य सही होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ना, ये आपका क्वेश्चन है वो गलत करवा देती है, तो ध्यान से सुनना। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो ये जो असर्टिव में चेंज करना है ये ध्यान में रखना भाई। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, विल द पीपल ऑफ इंडिया एवर फॉरगेट द सेक्रीफाइस ऑफ महात्मा गांधी, तो इसका अर्थ होता है क्या भारत के लोग महात्मा गांधी के बलिदान को भूल पाएंगे। तो इसमें अगर वाक्य एवर से, जिस वाक्य में एवर आता है उसको नेवर में चेंज करना है और सिंपल बना देना है, यानी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया विल, इसमें केन दे रखा है ये गलत हो जाएगा, इसमें नोट आ रखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नोट और जो अपने पास मैंने बताया कि एवर को नेवर में चेंज करना है, तो एवर को नेवर में इसी में चेंज कर रखा है। ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई, बिल्कुल आ सकता है ये एग्जाम्पल, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर गिवन सेंटेंस। अब ये जो वाक्य दे रखा है वो वाक्य दे रखा है आपको एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य, यानी एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य दे रखा है, तो इसको आपको क्या है, सिंपल बनाना है। वाक्य है व्हाट ए हॉट डे टुडे इज, तो बस आपको क्या करना है, अगर इस तरीके का तो वाक्य आ रखा है, वैसे मैंने क्लास डाल रखी है इनकी, अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट ए, व्हाट प्लस ए प्लस कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है, तो उसको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लिखना है, टुडे इज अ वेरी हॉट डे, बस इतना ही करना आप लोगों को, यानी वेरी का प्रयोग करते हुए
आपको नाउन से जो एडजेक्टिव उसके पहले वेरी का प्रयोग करते हुए वाक्य को चेंज कर देना सिंपल में, असर्टिव में। बात करते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। अब इस वाक्य को एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में चेंज करना है, यानी आश्चर्यजनक वाक्य में। तो आई विश आई वर, एक बात ध्यान में रखना, अगर आई विश से शुरू हो रखा है उसके बाद में सब्जेक्ट आ रखा है और वर आ रखा है तो उसको आप वुड दैट में या वर आई में चेंज कर सकते हो। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। आई विश को आप वर में चेंज कर दो, बस ये आई विश तो हटा दो और ये जो वाक्य है इसमें आपको वर आई ए चाइल्ड अगेन और एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क लगा देना है, वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आप कहोगे सर वुड दैट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वुड दैट आई वॉज ए चाइल्ड अगेन। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने लेना, कोरी कल्पना में आपको आई के साथ वर का प्रयोग करना होता है तो ये गलत हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको सही नहीं किया है। यहाँ पे आई के साथ बी दे दिया तो गलत हो गया है, यहाँ पे आई के साथ वाज दे दिया तो ये गलत हो गया। इसका मतलब वर आई ए चाइल्ड अगेन और एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है भाई, इसका आपसे सिंपल बना सकता, असर्टिव बना सकता है और इसका आपसे एक्सक्लेमेटरी वाला बना सकता है। मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य बनाया, वहां पे आपसे सिंपल बनाया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग छोटी छोटी बातें। बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी, यानी एक असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। सेंटेंस देखते हैं, वी विश वी कुड हेल्प द पुअर पीपल, यानी कहने का मतलब, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट प्लस विश या कुछ दिया हुआ हो तो उसको वर से शुरू करते हैं, लेकिन वर तभी करेंगे जब उसके बाद में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके बाद में यहाँ पे कुड की जगह वर होता तो फिर अपन वर वाला नियम लगाते। लेकिन अगर वी विश यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विश दिया हुआ है तो इसको वुड दैट से शुरू करना है। तो ये रहा वुड दैट, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें अपने पास क्या है, शुड कर दिया है, जबकि इसको शुड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुड है तो ये रहा कुड आपके पास। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, अगर सब्जेक्ट प्लस विश दे रखा है तो उसको आपको वुड दैट में चेंज कर देना है और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देना और अंत में एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क वो लगा देना है। बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, इसको भी आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। अब एक्सक्लेमेटरी, आई विश आई वर ए बर्ड, अब वही वाक्य आ गया भाई, यहाँ पे देखो। अब इसमें ना इसको अपन किस कैटेगरी से बना सकते हैं, इसको आई विश को तो छोड़ देते, वर को अपन क्या करते कि जो आई दिया हुआ है इससे पहले लिख देते तो अपने पास क्या हो जाता है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाता। एक तो तरीका ये है, दूसरा इसमें देखते हैं आई वर ए बर्ड। अब इसमें तो सब्जेक्ट पहले दे रखा, वर बाद में दे रखा, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बात करते हैं बी, इफ आई वुड, अब यहाँ पे वर है, यहाँ पे वुड दे दिया तो ये नहीं होगा फिर आपका। अब इसमें इफ ओनली आई वर ए बर्ड, तो आई विश को इफ ओनली में चेंज कर दो, आपका वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, अगर इफ ओनली वाला नहीं होता तो फिर यहाँ पे कौन सा होता, वर आई ए बर्ड एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क है वो सही ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आर्टिकल, यानी आपको सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। और आर्टिकल की मैंने बड़ी ही शानदार क्लासेस बना रखी है, आपको देखनी चाहिए, आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। माई फ्रेंड इज एडमिट इन हॉस्पिटल सो आई वेंट टू हॉस्पिटल, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, अगर उनका पर्पज, मेन पर्पज जिस काम के लिए है वो काम होता है तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इस पहले हॉस्पिटल के पहले जो फ्रेंड है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है तो इससे पहले जीरो आर्टिकल आएगा। दूसरा हॉस्पिटल, सो आई वेंट टू, लेकिन मैं वहां पे गया हूं भाई, लेकिन मैं किसी अन्य पर्पज से गया हूं तो फिर मैं वहां पे द का प्रयोग करूंगा। यानी आपको दोनों हॉस्पिटल में से पहले के पहले जीरो और दूसरे के पहले द का आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको ये ऑप्शन समझना है। बात करते हैं नेक्स्ट, चूज करेक्ट आर्टिकल, यानी आपको सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब स्पेस दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट स्पेस एंड ओल्ड मैन, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी ऑर्डिनल से पहले आपको आर्टिकल भरवाया जाता है तो उसमें द का प्रयोग होता है, तो द इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इसमें पहले में द आएगा, दूसरे में अबाउट। अब ये जो अपने पास जब किसी आदमी की पहली बार किसी नाउन के बारे में, किसी अनिश्चित आदमी के बारे में पहली बार बात की जाती है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है,
और अगर ये वोवल से शुरू हो रखा है तो इससे पहले आपके पास एन का प्रयोग होगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो बनाए मैंने बड़े ऐसे बनाए जो आने वाले हैं। यूज करेक्ट सफिक्स, बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, सफिक्स जोड़ना है। तो करेज शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, इसमें ध्यान में रखना। तो इसमें आपको क्रिजियस जो ऑप्शन होता है ओ यू एस लगता है इसमें, तो ये क्रिजियस हो जाएगा। तो ये सफिक्सेस के लिए कोई खास नियम नहीं, आप समझ लेना भाई इसको। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको सही ऑप्शन भरना है। ए माइनर मिस्टेक कैन द हार्ड वर्क, यानी एक छोटी सी मिस्टेक है वो अपनी कठिन मेहनत को प्रभावित कर सकती है। अब एक तो इसमें इफेक्ट होता है, एक अफेक्ट होता है, एक ये दे रखा इफेक्ट, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, एक ये स्पेलिंग गलत है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं आपके, तो इनको तो देखना नहीं है अपन को। बात करते हैं इसकी। तो ये जो इफेक्ट होता है ई से शुरू होता है, ये नाउन होती है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ये जो अफेक्ट होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फॉर्म के रूप में, वर्ब की फॉर्म के रूप में काम करती है, और कैन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अफेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ये ध्यान में रखना भाई, अपने गलती मत कर देना। इफेक्ट और अफेक्ट दोनों में माइनर डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट। ही इज वेरी वीक सो ही कैन नॉट द रेसलर। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, डिफीट, सही जो मीनिंग है ना वो भरनी है यहाँ पे। अब डिफीट की स्पेलिंग क्या होती है भाई, तो डिफीट की स्पेलिंग होती है DEFEAT, डिफीट यानी हराना। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। मिस्टर अनुराग वर्मा स्पेस न्यूज इन अ टीवी चैनल ऑलवेज। अब जिस वाक्य में ऑलवेज होता है उसमें आपको पता ही है कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें वर्ब भरनी है। वर्ब क्या है आपका, है रीड है, रीड्स है, रीडिंग है, हैज रीड है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस एस आता है। तो ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से आपको वो करनी है। अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब के साथ SAIS जुड़ता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये ऑप्शन बी सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दैट हिज स्पेस दैट हिज ब्रदर वेंट टू स्कूल। अब इसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। इसमें एक तो एस्यूड होता है, एक एंस्यूड होता है, एक इंस्यूड होता है। इन तीनों का अंतर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये स्पेलिंग गलत है तो इसको छोड़ देते, ये नहीं है। बात करते हैं इसकी। एस्यूड का मतलब होता है विश्वास दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना, तो ये छोड़ो भाई, इसमें नहीं है। एंस्यूड का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो अमन ने ये सुनिश्चित किया कि उसका भाई है वो स्कूल गया। बात करते हैं इसका मतलब। इसका मतलब होता है किसी का बीमा करना। बीमा मतलब जानते हो ना आप लोग, इंश्योरेंस करवाना, उसके लिए ये वर्ब होती है। ये ध्यान में रखना, तीनों वर्ब बता दिए मैंने, तीनों सेम है उच्चारण में। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस जब लिखा जाता है तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो मैंने नोटिस की क्लास डाल रखी है, आप उसके फॉर्मेट को देख लेना। मैंने सारी बातें उसमें बता रखी है कि क्या क्या लिखा जाता है। उसमें नेम ऑफ प्लेस लिखा जाता है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसमें मैंने लिखा नहीं है नेम ऑफ द प्लेस इन कैपिटल लेटर, ये ध्यान में रखना, शायद वहां पे आ जाए। तो ये इसका ऑप्शन बी है वो हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द रेसिपिएंट्स एड्रेस इज रिटन इन द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो बिजनेस लेटर होते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो उसमें आपने ये पूछा है कि जो रेसिपिएंट्स एड्रेस है यानी प्राप्त करने वाले का पता है वो कहाँ लिखा जाता है। तो वो लिखा जाता है लेफ्ट साइड ऑन द टॉप, बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा जाता है, नहीं। लेफ्ट साइड बिलो द सेंडर्स एड्रेस, बिल्कुल लेफ्ट साइड लिखा जाता है। और जो सेंडर्स एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का पता होता है उसके नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना। प्राप्त करने वाले का पता भेजने वाले के पते के नीचे लिखा जाता है जब अपन ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तब। बात करते हैं इसकी। द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट इन ऑफिशियल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर में डेट का फॉर्मेट कौन सा सही है। तो इसमें मैं बता देता हूं कि ये जो फॉर्मेट है वो सही होता है आप लोगों का। 20 अगस्त यानी जो डेट होगी वो आएगी, उस महीने का नाम आएगा, उस साल का नाम आएगा। इसमें कोमा नहीं आती है, ये ध्यान में रखना। जैसे इसमें कोमा रखी है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कोमा रखी है भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कोमा रखी है दिनांक के बाद में, तो ये भी गलत है। इसमें ओब्लिक आ गया तो ये भी गलत है। अब एक फॉर्मेट और होता है भाई, वो मैं बता देता हूँ वो कौन सा फॉर्मेट होता है। वो होता है आपके पास जैसे किसी महीने का नाम आ गया, जैसे अगस्त ही लिख देता हूँ मैं,
अगस्त स्पेस और 20, उसके बाद में कॉमा लगती है और उसके बाद में साल आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट और होता है, ये ध्यान में रखना आप लोग। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने ये ऑप्शन नहीं दे रखा है आप लोगों को। ये ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है, और ये पक्का आ सकता है, क्यों 100% आ सकता है, इसकी गारंटी है। बात करते हैं नेक्स्ट, फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क, यानी आपको सही फॉर्म भरनी है वर्क की। अब वाक्य अगर इससे शुरू हो रखा है, इट इज हाई टाइम, तो मैंने बता रखा है कि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम के बाद में जो वाक्य होता है उसमें हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये तो है आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। तो इट इज हाई टाइम के बाद में कौन से टेंस का प्रयोग करना है आप लोगों को? इसके बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एज द सन सा हिज फादर। जब वाक्य एज से जुड़े हो, दो वाक्य एज से जुड़े हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है, जैसे जैसे बेटे ने पापा को देखा, ही स्पेस ऑफ द लाइट, उसने लाइट बंद कर दी, तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी एक काम के कारण दूसरा कार्य तुरंत घटित हो जाए तो दोनों वाक्य पास्ट इंडिफिनिट बनते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट कब बनेगा? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं मेक पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट ये है द पुअर, तो द पुअर है। इसके बाद में वर्ब आ रखी है कैन, यानी मॉडल आ रखा है, तो मॉडल दिया हुआ है। अगर वाक्य में मॉडल दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में अपन मॉडल के बाद में बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें अपने पास क्या है? द पुअर कैन बी हेल्प्ड, ये दिया हुआ है और इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देखते हैं अभी इसको गलत क्यों करेंगे वो बताता हूँ। द पुअर कैन बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि जब कर्ता अपने पास अनिश्चित होता है तो एनीबडी, समबडी, नोबडी जो होते हैं इनको अपने पास पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा द पुअर कैन बी हेल्प्ड। लेकिन अगर ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तब आप इस ऑप्शन को भी सही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस नियम के चिपक जाओ, मैंने ये बात अपनी क्लास में बता रखी है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, मेक करेक्ट पैसिव, यानी आपको इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वाक्य बहुत बार रिपीट हुआ है और बच्चे गलत भी करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें पहले लिया हुआ है, वर्ल्ड इंग्लिश स्पोकन इज बाय पीपल, तो ये नहीं होगा, गलत है। क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों के पास? इंग्लिश है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें ये वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें इज स्पोकन लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें इज स्पोक है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मैंने ये क्लास डाल रखी है पैसिव वॉइस की, आप देख लेना भाई, मैंने बहुत शानदार क्लास डाल रखी है। नेक्स्ट है मेक करेक्ट एक्टिव ऑफ गिवन पैसिव सेंटेंस, यानी एक पैसिव वॉइस बनाकर रखा हुआ है अपने पास सामने वाक्य, वो है द मैन हु वाज हेल्प द पुअर वाज रिवार्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट इंडिफिनिट का था ये। क्योंकि आप लोग देख लेना मेरी क्लास में, वाज या वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। तो ये रही वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे? इसमें अपन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो जो लास्ट में है बाय प्लस जो चीज होता है, बाय प्लस जो नाउन होती है वो सब्जेक्ट होता है, तो बाय तो हटा देंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी इसमें जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे अपन। अब उसको लिखेंगे तो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट पहले लिखेंगे, तो द स्टेट गवर्नमेंट रिवार्डेड द मैन हु वाज हेल्प्ड द पुअर। अब इसमें क्या है? इसने हु वाज हेल्प्ड कर दिया, जबकि ये नहीं करना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट रिवार्डेड द मैन हु हेल्प्ड द पुअर, यानी सरकार ने, राज्य सरकार ने उसे इनाम पुरस्कृत किया जो व्यक्ति लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों की। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन मैं पहले ये बता देता हूँ, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आगे वाले ऑप्शन की बात करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट रिवार्डेड द मैन हु हैड, अब ये पास्ट परफेक्ट का बना दिया इसने, जबकि अपने पास वाज या वर प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट इंडिफिनिट होता है।
अब यहाँ पे देखो, द स्टेट गवर्नमेंट वाज रिवार्डेड। अब यहाँ पे वाज रिवार्डेड कर दिया, जबकि रिवार्डेड ही आएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा ना रिवार्ड मिला है, तो ये पैसिव वॉइस का बना दिया इसने। जबकि आपके पास ऑप्शन क्या है, बी, वो सही हो जाता है। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शन पहचान करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है भाई। यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और इज नोन टू ऑल, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑल है इसमें। तो ऑल बाकी आपका पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो ऑल नोज, तो ऑल बहुवचन है, वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑल न्यू, ये पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती है, जबकि अपने पास वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ऑल नो द मैटर दैट हैपेंड हियर, तो इसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अब इसमें क्या गलत है नंबर डी में, ऑल नो द मैटर दैट वाज हैपेंड, तो दैट वाज हैपेंड नहीं, दैट हैपेंड हियर आएगा वाक्य में, क्योंकि इसमें इतना ही है दैट हैपेंड, दैट वाज नहीं है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव, यानी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टीचर ऑर्डर स्टूडेंट टू सिट साइलेंट। अब इस वाक्य को बनाना है, तो स्टूडेंट है वो अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया है। स्टूडेंट वाज ऑर्डर्ड बाय टीचर टू सिट साइलेंट, ये ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दैट वाला क्लॉज जोड़ दिया जो कि नहीं है, गलत है। यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग कर दिया, जबकि वाक्य आपके पास क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अब ये देखो, स्टूडेंट वाज ऑर्डर्ड टू सिट साइलेंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर दोनों में अपने पास प्राथमिकता देंगे तो इसको देंगे, क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट है, वो बीच में नहीं लिखा जाता, वो अंत में लिखा जाता है। इतना कंफ्यूजन करने वाला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं, आपको ये दोनों नियम ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। दे रखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी आप लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस है, डोंट मेक मी सो एंग्री, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने बच्चों से कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंपेरेटिव है। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू नॉट, अगर आप लोगों ने मेरी नरेशंस की क्लास देखी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर वाक्य इंपेरेटिव निगेटिव हो तो उसमें आपको टू से पहले नोट लगाना है, यानी कंजक्शन जो टू यूज करते हैं उससे पहले नोट लगाना है, इसमें बाद में लगाते हैं, ऑप्शन गलत है। बात करते हैं इसकी। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नोट टू, वाक्य में कंजक्शन सही लगाया है, लेकिन इसमें इसने मी को चेंज नहीं किया है। अब जब मी को चेंज नहीं किया है तो आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये बदला नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है, टीचर फोरबिड स्टूडेंट्स टू मेक हिम एंग्री, बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही सही होगा। इसमें क्यों होगा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि जो फोरबिड होता है उसका मतलब होता है कि मना किया, टीचर ने मना किया कि उसे गुस्सा मत दिलाओ। अब आप कहोगे सर इसमें भी फोरबिड ही है, बिल्कुल इसमें फोरबिड है, लेकिन इसमें क्या है कि नोट का प्रयोग भी कर दिया है, और दो निगेटिव वर्ड, यानी एक तो फोरबिड हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, नोट हो गया, तो ये दोनों निगेटिव वर्ड होने की वजह से वाक्य गलत हो गया है, ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसमें आपको चेंज इनडायरेक्ट, यानी आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बता देता हूं, जैसे ऑप्शंस पढ़ते हैं, ही विश्ड मी टू गुड मॉर्निंग, टू का प्रयोग तब होता है जब वाक्य इंपेरेटिव हो, यानी कोई आदेश दे रहा हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो तब। जैसे कोई विश कर रहा है वो नहीं होता, तो इसमें टू कंजक्शन गलत है। ही विश्ड मी ए वेरी गुड मॉर्निंग, इसमें ए वेरी का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया। बात करते हैं इसकी, ही बिड मी गुड मॉर्निंग, वाक्य सही है, लेकिन इसमें सैड टू को इसने बिड में चेंज किया है, जबकि ये अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये बेड होना चाहिए था। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कैसे, ही बेड मी गुड मॉर्निंग, बस इतना ही करना है और वाक्य सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाक्य दे रखा है, ही आस्क्ड मी इफ ही वुड मीट हिम नेक्स्ट डे, और आपको इसको क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, यानी ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट बनाना है। और एक बात ध्यान में रखना, अगर सैड टू को आस्क्ड में चेंज किया हुआ है तो आरएस का वाक्य आपका इंटरोगेटिव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ही सैड टू मी ही वुड मीट हिम टुमारो।
अब इसमें अपने पास क्या है कि वुड दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य का सही हो सकता है, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव मार्क नहीं है क्योंकि आस्कट में चेंज किया ना। अगर इसको बनाते हैं अपन तो इसको सैड टू को टोल्ड में बदलना पड़ेगा क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल है। बात करते हैं इसकी, ही सैड टू मी शेल आई मीट यू टुमारो। अब इसमें क्या है, ये जो वाक्य सही बैठता है आपका, लेकिन इसमें ये जो प्रोनाउन है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इसको बदलेंगे मी के अनुसार तो यहाँ पे मी आएगा, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हिम दे रखा है। तो ये पर्सन्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें भी यू दे रखा है तो ये गलत हो गया, ये दोनों इस तरीके से गलत हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी, ही सैड टू मी शेल आई मीट हिम टुमारो, आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। आप चाहे इसका बना के देख लेना, नरेशन से यानी डायरेक्ट बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, आप देखना, कोशिश करना है ना। मैं बात करता हूँ आगे की। आगे की बात करें तो आगे एक सेंटेंस दे रखा, हुर्रे आई हैव पास्ड द एलडीसी एग्जाम 2024 ही सेड। ये भी आपको क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है, यानी नरेशंस के एग्जांपल आएंगे उसमें इनडायरेक्ट बनाना है इसका। अब जो वाक्य हुर्रे है यानी एक्सक्लेमेटरी वाला हो तो ऐसे वाक्यों को आपको भावार्थ के अनुसार सैड टू को चेंज करना होता है। तो ये जो हुर्रे है ये आनंद का भाव है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दिया हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें हुर्रे आ गया है। ऐसे शब्दों को अपन इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैज, जबकि यहाँ पे हैव है तो इसका टेंस परिवर्तन होगा, तो ये इसमें यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं किया तो ये गलत हो जाता है। बात करते हैं इसकी, ही सेड जॉयफुली दैट ही हैड पास द एलडीसी एग्जाम 2024। एक बार ये नीचे वाला और देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट आई हैड। अब इसमें क्या है कि ये जो आई है इसको नहीं बदला है, जबकि ये फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय तो यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आई को नहीं चेंज किया। यहाँ पे देखो ही सैड जॉयफुली, अब सैड को क्यों नहीं चेंज किया भाई इसने, तो अगर मेरी नरेशन की क्लास देखी होती तो समझ में आ गया होता। अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड को नहीं बदला जाता है, इसलिए सैड को नहीं बदला है, तो फिर हुर्रे की जगह क्या लिखा, फिर उसने जॉयफुली का प्रयोग कर लिया है। इस तरीके से आपको वाक्य देखना है, दैट ही हैड पास द एलडीसी एग्जाम, इस तरीके से आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ये ऑप्शन है ना, इस तरीके से बनाए कि आप बिल्कुल एग्जाम में गलत नहीं करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट है, इंस्पेक्टर सेड टू कांस्टेबल टेक मी द केस डिटेल्स। अब इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट बनाना है क्योंकि डायरेक्ट तो दे रखा है इसने। अब बात करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखना, ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ कहे तो वो ऑर्डर देता है, तो सैड टू को आपको किस में चेंज करना है, ऑर्डर्ड में चेंज करना है। तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड टू कांस्टेबल, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड के बाद में टू नहीं आता है तो ये गलत हो गया। इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू टेक हिम दैट केस डिटेल, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड कांस्टेबल दैट, अब इसमें अपने दैट कंजक्शन लगा दिया तो गलत हो गया। यानी अगर अब वाक्य इंपेरेटिव हो और किसी वर्ब से शुरू हो रखा हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यह वाक्य आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही होता है। बात करते हैं नेक्स्ट चूज इनकरेक्ट सिनोनिम, यानी एक शब्द दिया हुआ है इसका इनकरेक्ट सिनोनिम ढूंढना है, यानी तलाश करना है। तो अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। बाउंटीफुल का मतलब भी प्रचुर होता है, एम्पल का मतलब भी प्रचुर होता है, ज्यादा होता है। प्लेंटीफुल का मतलब भी ज्यादा होता है, लेकिन जो स्केर्स होता है इसका मतलब कमी होता है। तो ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पे, कौन से, बाउंटीफुल है, एम्पल है और प्लेंटीफुल है, ये तीनों किसके सिनोनिम्स है, अबेंडेंट के हैं। अब आपको एग्जाम में इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, तो आपको ये चारों ध्यान में रखने हैं, और ये जो होता है ये आपका एंटोनिम्स हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है सिनोनिम ऑफ ग्लूमी, आपको ग्लूमी का सिनोनिम लिखना है। ग्लूमी मतलब होता है निराशाजनक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका मैं बता देता हूँ। ब्लीक जो होता है ये होता है निराशाजनक, बिल्कुल दुखी जो होता है। डार्क का मतलब भी अपन कभी कभी निराशा से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लीक होगा, डार्क नहीं होगा। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है और फ्रेल का मतलब कमजोर होता है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी का विलोम शब्द। एंटोनिम यानी
विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है। तो मैंडेटरी का मतलब आवश्यक होता है और इंपेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। तो आवश्यक और अनिवार्य दोनों सेम होते हैं। रिक्वेसाइट का मतलब होता है मांग करना, अपेक्षित होना किसी के प्रति। तो ये ध्यान में रखना, अपेक्षित शब्द होता है। ऑप्शनल, एक बार इसको छोड़ते हैं। नेसेसरी का मतलब भी क्या होता है? आवश्यक होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे ऑप्शनल देके इन चारों में से एक ऑप्शन दे सकता है भाई आप लोगों को। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी मैंडेटरी भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, सॉरी नेसेसरी भी हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ टाइनी। यहाँ पे इसने अपोजिट लिखा है, टाइनी का अपोजिट बताना है आप लोगों को। टाइनी मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही कोमल। टेंडर मतलब कोमल। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल का, यानी बहुत बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा इसका विलोम शब्द। और वीक का मतलब होता है कमजोर। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, जिसको अपन कहते हैं। और इसका क्या लिखना है? इसका लिखना ऑपोजिट। और अपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है। बात करते हैं ऑब्सक्यूर। एविडेंट का मतलब होता है प्रमाण। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। अब ऑब्वियस का अपन को क्या लिखना है? जो स्पष्ट होता है उसका, इसका हो जाएगा ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब जो स्पष्ट नहीं हो, जिसके बारे में अपन ऐसे पक्का पता नहीं हो, वो होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पे ऑब्सक्यूर और ऑब्वियस ये दोनों आपस में एंटोनिम हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, चूज करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 68 to 72, यानी 68 से आपको 72 तक वन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, यानी पृथ्वी और चट्टानों की अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसको अपन जियोग्राफी भी नहीं कहते। जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है। जियोलॉजी का मतलब ये वही होता है जो भूगर्भ की यानी पृथ्वी की अध्ययन करता है या चट्टानों का अध्ययन करता है, उसे जियोलॉजी कहते हैं। ग्रेफोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूं सुनना ध्यान से। ग्रेफोलॉजी का मतलब होता है जिसमें ग्राफ वगैरह बनाया जाता है, जिसमें मानचित्र वगैरह बनाया जाता है, वो होता है ग्रेफोलॉजी। ग्रेंटोलॉजी क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूं। जो वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करता है वो ग्रेंटोलॉजी होता है। ये ध्यान में रखना। द स्टडी ऑफ द ओल्ड एज वो क्या होता है? वो होती है ग्रेंटोलॉजी। ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी वह जो सर्वशक्तिमान हो, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी हर जगह उपस्थित रहने वाला। बात करते हैं ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो ओमनीपोटेंट इसका आपका आंसर है, वो सही हो जाता है। अब मैं आगे वाले के भी अर्थ बता देता हूं जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ओमनीसाइंट का मतलब है जो सब कुछ जानने वाला हो। तो ये ध्यान में रखना, जो सर्वज्ञा हो यानी जिसको सर्वज्ञाता हो वह ओमनीसाइंट कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी एक आदमी के द्वारा शासन करना क्या कहलाता है? तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन ऑटोक्रेसी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, मैं बाकी सभी के भी अर्थ बता रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। डेमोक्रेसी आप सभी जानते हो लोकतंत्र होता है, तो ये सही है। मोनार्की किसे कहते हैं? ये कहते हैं राजा के द्वारा जो शासन होता है, राजतंत्र जो होता है उसे कहते हैं। बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही। नौकरशाही का अगर आसान भाषा में समझाए तो सेक्रेटरीट होता है, जो सचिवालय होता है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी में आता है। ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ होल रेस, यानी एक संपूर्ण जाति वंश को खत्म करने वाला, उसकी हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? तो जीनोसाइड उसे कहते हैं भाई, यानी उसे क्या कहते हैं? जीनोसाइड कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। तो इसमें बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। शिशु हत्या मतलब नवजात शिशु की हत्या कर देना। होमिसाइड का मतलब होता है व्यक्ति की हत्या करना। पेट्रिसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या। ये ध्यान में रखना, मेरे जो शब्द मैंने बताए उनमें से बिल्कुल आने की संभावना है 100%। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा, वन हु डजंट बिलीव इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान की उपस्थिति को नहीं माने, यानी जो भगवान में भरोसा नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, उसे अथेइस्ट कहते हैं। यानी जो नास्तिक होता है वो अथेइस्ट होता है। अब इसके सभी के अर्थ बता देता हूं। यानी जो भगवान में विश्वास करता है उसको कहते हैं थेइस्ट, यानी आस्तिक। पेंथियस्ट का मतलब होता है ब्रह्मवादी,
जो ब्रह्म में विश्वास करता है वो पेंथेस्ट होता है। पॉलीथेइस्ट का मतलब होता है जो अपने पास बहुदेववादी हो, यानी बहुत सारे देवताओं को मानता हो, वो पॉलीथेइस्ट होता है। तो ये शब्द मेरे ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है यूज करेक्ट सफिक्स। आपको सही सफिक्स का प्रयोग करना है। सफिक्स जो शब्द के अंत में लगे। तो फ्री दे रखा है तो फ्री फुल नहीं होता, फ्री नेस नहीं होता, फ्रीडम होता है भाई। तो आपका ऑप्शन फ्रीडम, ये डोम लग जाएगा उसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसमें उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट यूज सफिक्स। इसमें भी आपको सफिक्स का प्रयोग करना है और इसमें दे रखा फेलो। तो फेलोशिप, फेलोवर, ये जो ईआर लगता है वो फोलो के अंत में लगता है, ये फेलोशिप होती है। तो इसमें आपका जो शिप है ये लग जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट है चूज करेक्ट वर्ड, यानी आपको सही स्पेल्ट यानी सही स्पेलिंग तलाश करनी है। सही स्पेलिंग जो है वो आपका आंसर है। तो डिसअपॉइंट में डबल एस नहीं आता है, DIS ही आता है, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई। फैसिनेटिंग में आपके पास FASC आता है, यहाँ पे डबल एस कर दिया। प्रोफेसर में PROFESSOR आता है, तो डबल एस होना चाहिए था। एक्वेंटेंस सही है आपका ऑप्शन, ये स्पेलिंग सही है। इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया था वो कंप्लीट हो जाता है और मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर देना, मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।